नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल टैक्स विद सी दिनेश पर। दोस्तों, हमारी जीएसटी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने पीछे कई सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन डिस्कस किया है वो हमने टाइम ऑफ सप्लाई के डिस्कस करे थे, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। इसमें सेक्शन नंबर 12 था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सेक्शन नंबर 13 था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? तो वो पीछे अगर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप प्लीज जाकर के चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, उसी के सीरीज में एक सेक्शन और है हमारा, सेक्शन नंबर 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ये भी बात हमारी टाइम ऑफ सप्लाई से ही करता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, और प्लस इसमें बताता है कि टैक्स रेट क्या लगेगा उस केस में अगर हमारे जो गुड्स या सर्विस जिसमें हम डील कर रहे हैं उसका टैक्स रेट गवर्नमेंट चेंज कर दे। ठीक है, यहां तक समझिए। अब दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि एक 22 सितंबर 2025 एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे गुड्स के टैक्स रेट चेंज किए थे, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी इंक्लूड थे। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे लाइक एसी के ऊपर आपका टैक्स रेट कम हुआ था, 28% से 18% हो गया था। ऐसे कुछ गुड्स ऐसे थे जो कि आपके 28% से 40% में चले गए थे। ठीक है, तो ये सेक्शन ज्यादातर उन्हीं केस में काम आता है जब गवर्नमेंट किसी गुड्स का टैक्स रेट चेंज कर देती है या सप्लाई का टैक्स रेट चेंज कर देती है। तो ये सेक्शन बात भी उसी की करता है। ये सेक्शन बोलता क्या है? सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, change in tax rate, change in rate of tax in respect of supply of goods or services। ठीक, मींस गुड्स या सर्विसेज का केस के अंदर, गुड्स और सर्विसेज के केस के अंदर अगर आपका टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस केस में आपकी सप्लाई की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बनेगी और टैक्स रेट क्या चार्ज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका दो सबसेक्शन हमारे, एक है सबसेक्शन 1 जो कि बात करता है कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 12 एंड 13। इस सेक्शन नंबर 12 या सेक्शन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस केस में? अगर आपके गुड्स या सर्विसेज का टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 12 या 13 के हिसाब से ना निकल करके सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक, ये था पहला सबसेक्शन। सबसेक्शन 2 जो इसका बात करता है वो, उसके अंदर हमारे दो क्लॉज है, दो क्लॉज है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। ठीक, ये दोनों क्लॉज बात क्या कर रहे हैं और इनके अंदर क्या कंडीशंस हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, क्या टैक्स रेट लगेगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन दोनों कंडीशंस के अंदर। देन इसका एक प्रोवाइजो है, वो प्रोवाइजो मैं आपको बताऊंगा, प्रोवाइजो मैंने यहां लिख रखा है। और प्लस इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम है जैसा सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 में बताया गया था, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है वो। अब दोस्तों, इसमें जो पहला कंडीशन वो बोलता है, जो सब क्लॉज ए की बात करता है, वो बोलता है गुड्स और सर्विस और बोथ, गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई, सप्लाई बिफोर चेंज ऑफ टैक्स रेट, टैक्स रेट चेंज होने से पहले, टैक्स रेट चेंज होने से पहले आपके गुड्स या सर्विस की सप्लाई हो गई, मींस तो आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया या फिर सप्लाई जो सर्विस थी वो सर्विस आपने कंप्लीट कर दी टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही। पहला क्लॉज ये बोलता है। दूसरा क्लॉज बोलता है कि गुड्स या फिर सर्विस या बोथ की जो सप्लाई है वो आपने करी कब? टैक्स रेट चेंज होने के बाद। मींस गुड्स की डिलीवरी आपने टैक्स रेट चेंज होने के बाद में करी, या फिर जो सर्विसेज जो कंप्लीट हुई है वो भी आपकी टैक्स रेट चेंज होने के बाद में कंप्लीट हुई। ये क्लॉज बी बात करता है इसका। अब दोस्तों, इस क्लॉज के अंदर भी इन्होंने तीन कंडीशंस हमारे को दे रखी है, तीन कंडीशंस बताई हुई कि किस कंडीशन के अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा और क्या टैक्स रेट लगेगा। हम एक एक करके वो कंडीशंस को पढ़ेंगे, केस को पढ़ेंगे, देन हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट को समझेंगे, क्या टैक्स रेट लगेगा उसके अंदर, और उसके बाद में हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इसको समझाने से पहले, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक सीए के कोर्स के स्टूडेंट है या आप फाइनल पढ़ रहे हैं या फिर अभी इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये केस जो है आपको रटने ना पड़े, आपको सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। मतलब बेयर एक्ट में क्या है, बेयर एक्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार, लेकिन बेयर एक्ट ना पढ़ा के अभी मैं आपको समरी बता रहा हूँ। तो इसका जो है मैं आपको
एक सिंपल सा तरीका बता दो आपको याद कैसे रखना है इस सेक्शन को, ठीक है दोस्तों। इन दोनों क्लॉज के अंदर 3 इवेंट होते हैं हमारे, 3 इवेंट्स, ठीक है। दोनों के अंदर 3 इवेंट घटित होंगे। अब वो 3 इवेंट क्या है समझना ध्यान से, 3 इवेंट्स, 3 इवेंट होंगे क्या क्या। एक होगा आपका, पहला होगा सप्लाई, पहला होगा आपका सप्लाई। दूसरा आपका होगा इनवॉइस इशू, और तीसरा जो आपका इवेंट होगा वो होगा आपका पेमेंट रिसीव, ठीक। 3 इवेंट होंगे ये 3 इवेंट होंगे, ठीक है। इन 3 इवेंट के अंदर आपको क्या देखना है कि ये 3 इवेंट में कौन कौन से, पहला आपकी सप्लाई होगी, मींस या तो गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं आप। दूसरा इवेंट होगा आप इनवॉइस इशू करेंगे, और तीसरा इवेंट होगा कि पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 3 इवेंट हुए हैं, ये 3 इवेंट जो हुए हैं, इनमें से कोई 2 इवेंट, कोई 2 इवेंट, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 events in same scenario, सेम सिनेरियो क्यों लिखा मैंने, सेम सिनेरियो का मतलब है या तो दो इवेंट, जो इन 3 इवेंट में से कोई भी 2 इवेंट ऐसे होंगे जो कि आपके या तो टैक्स रेट चेंज होने से पहले घटित हो चुके होंगे, या फिर टैक्स रेट चेंज होने के बाद में घटित होंगे, ठीक है। मींस या तो सप्लाई और इनवॉइस दोनों के दोनों टैक्स रेट चेंज होने से पहले हो गए, या फिर सप्लाई और पेमेंट दोनों के दोनों टैक्स रेट चेंज होने से पहले हो गए, ठीक है। या फिर दोनों के दोनों यहाँ पे या तो इनवॉइस और सप्लाई दोनों के दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हो, या फिर इनवॉइस और टैक्स गुड्स की सर्विस और पेमेंट रिसीव ये दोनों के दोनों टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, या फिर इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में मिली, गुड्स पहले हो गए, या फिर इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले मिल गए और गुड्स बाद में हुए डिलीवर टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। तो इसलिए मैंने लिखा 3 कंडीशन आपको चेक करनी है कि सप्लाई कब हुई, इनवॉइस कब इशू हुआ, पेमेंट कब रिसीव हुई। उन तीनों में से देखनी है कि 2 कंडीशन मींस 2 इवेंट कौन से ऐसे 2 इवेंट है जो कि हमारे पहले ही, मतलब जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है, या फिर जो हमारे केस में जो कंडीशन दी गई है टैक्स रेट की, वो टैक्स रेट अगर पहले चेंज हो गया तो उस टैक्स रेट चेंज होने से पहले कौन सी 2 कंडीशन, 2 इवेंट्स घटित हो गए, या फिर टैक्स रेट चेंज होने के बाद में कौन से ऐसे 2 इवेंट है जो घटित हुए हैं। यहां तक क्लियर है? ये है आपका क्रक्स, इसका क्रक्स यही है। आपको ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाने वाला है। कोई भी 3 इवेंट में से 2 इवेंट आपको चेक करने हैं जो कि मेजोरिटी मींस 3 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 3 मींस आपका 3 इवेंट है, 3 में से मेजोरिटी चेक करनी है कि मेजोरिटी इवेंट कब घटित हो गया। 3 इवेंट में से 2 मेजोरिटी आप चेक करो कि मेजोरिटी इवेंट्स कौन से घटित हो गए हैं। अब आइए कंडीशंस पे। दोस्तों सबसे पहला जो वो बोल रहा है, सबसे पहला कंडीशन, गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सप्लाई बिफोर चेंज ऑफ टैक्स रेट। टैक्स रेट चेंज होने से पहले गुड्स या तो डिलीवर हो गई, या फिर सर्विसेज जो है वो आपकी सप्लाई हो गई है, मीन सर्विसेज कंप्लीट हो गई है, फिर गुड्स डिलीवर हो गए टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही, ठीक है। पहला केस उसमें क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इनवॉइस इशू एंड पेमेंट रिसीव। इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट भी रिसीव हुई, बट कब, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, आफ्टर चेंज ऑफ टैक्स रेट। अब सेम आइए अपनी इवेंट्स के ऊपर आइए। गुड्स और सर्विस सप्लाई कब हो गई आपकी, टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट इनवॉइस और पेमेंट कब हुई आपकी घटित, इनवॉइस कब इशू हुआ और पेमेंट कब रिसीव हुई, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। तो दोस्तों यहां पे 2 इवेंट क्योंकि बाद में हुआ, तो इसमें जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी, टाइम ऑफ सप्लाई, 2 इवेंट बाद में घटित हुए। अब सेक्शन 12 याद करना, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो सेम कंडीशन यहां पे लगेगी, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ
इनवॉइस इशू और पेमेंट रिसीव्ड, अर्लियर ऑफ सप्लाई इशू और पेमेंट रिसीव। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई पता चल गई आपको, क्या बनेगी इस केस में। नेक्स्ट, और सर टाइम ऑफ सप्लाई तो हमें पता चल गई कि हमारी अर्लियर बनेगी या तो इनवॉइस डेट या फिर पेमेंट रिसीव डेट। टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट क्या लगेगा। तो दोनों इवेंट बाद में घटित हुए, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, यानी कि या तो इनवॉइस डेट या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, दोनों के दोनों बाद में हो, तो टैक्स रेट लगेगा यहाँ पे न्यू वाला, टैक्स रेट लगेगा नया वाला। ज्यादा क्लियर है। दूसरी कंडीशन, इनवॉइस आपकी इश्यू हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट पेमेंट आपको रिसीव हुई टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। इनवॉइस पहले इश्यू हो गई लेकिन पेमेंट आपको टैक्स रेट चेंज होने के बाद में मिली, तो अब फिर आप आएंगे अपने वही इवेंट्स के ऊपर। सप्लाई कब हो गई, टैक्स रेट चेंज होने से पहले। इनवॉइस कब इशू हो गया, टैक्स रेट चेंज होने से पहले। पेमेंट कब मिली, टैक्स रेट चेंज होने के बाद। दो इवेंट पहले हो गए। और जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस पहले इशू का, पेमेंट बाद में मिली, तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। टैक्स रेट क्या लगेगा, टैक्स रेट क्या लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो और इशू कब हो गया वो पहले, तो यहाँ पे लगेगा ओल्ड। टैक्स रेट हमेशा आपका टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी डेट बन रही है और वो इवेंट कब घटित हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट के हिसाब से बन रही है और वो इवेंट कब घटित हुआ है। टैक्स रेट चेंज होने से पहले घटित हुआ है या टैक्स रेट चेंज होने के बाद घटित हुआ है, उसके हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड होगा कि ओल्ड लगेगा या न्यू लगेगा। समझ में आया। अगला बोला उसने कि पेमेंट तो रिसीव हो गई, पेमेंट तो रिसीव हो गई प्रायर, पहले ही पेमेंट रिसीव हुई टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट इनवॉइस इशू हुआ आफ्टर चेंज ऑफ टैक्स रेट। दो इवेंट चेक कीजिए, सप्लाई कब हो गई, टैक्स रेट चेंज होने से पहले। इनवॉइस कब इशू हुआ, टैक्स रेट चेंज होने के बाद। ठीक है, ये अपोजिट हो गए। पेमेंट कब रिसीव हो गई, टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो ये दो इवेंट सेम आ गए, तो यहां पे जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, और जो टैक्स रेट लगेगा, तो टैक्स रेट लगेगा हमारा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बना, डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट कब है, टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स रेट क्या लगेगा यहाँ पे, ओल्ड। टैक्स रेट क्या लगेगा, ओल्ड। यहां तक क्लियर है। ये हमारा केस 1 था, यहाँ पे हमने गुड्स और सर्विस को हमने पहले ही सप्लाई कर दिया टैक्स रेट चेंज होने से पहले। उसके बाद में कंडीशन आई हमारी कि इनवॉइस और पेमेंट दोनों के दोनों बाद में हुए टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टैक्स रेट लगेगा नया वाला। इनवॉइस पहले इशू हुआ, पेमेंट बाद में हुई, कोई बात नहीं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस टैक्स रेट ओल्ड। पेमेंट पहले रिसीव हुई, इनवॉइस बाद में इशू हुआ, तो टैक्स रेट जो लगेगा वो ओल्ड लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट। 3 इवेंट में से 2 इवेंट, जो मेजॉरिटी इवेंट आपको चेक करने के कौन से कब घटित हो गए, टैक्स रेट चेंज होने से पहले या टैक्स रेट चेंज होने के बाद। ठीक, यहां तक क्लियर। दूसरा आ जाइए कंडीशन, क्लॉज बी। क्लॉज बी बात करता है गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई आफ्टर चेंज ऑफ टैक्स रेट। गुड्स या सर्विस जो थे दोनों के दोनों हमारी सप्लाई हो गई, लेकिन कब हुई, गुड्स डिलीवर हो गई या सर्विस कंप्लीट हो गई, तब टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। टैक्स रेट चेंज हो चुका है। टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हमारा गुड्स या तो सप्लाई हो गया या सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर भी हमारी 3 कंडीशंस हैं। पहला, पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर द चेंज ऑफ टैक्स रेट, पेमेंट मिली हमारे को टैक्स रेट चेंज होने के बाद। इनवॉइस हमारा इशू हो गया पहले, इनवॉइस इशू हो गया पहले ही। दूसरा है, इनवॉइस इशू हो गया और पेमेंट भी रिसीव हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले।
बिफोर टैक्स रेट चेंज होने से पहले इनवॉइस भी इशू होगा, पेमेंट भी रिसीव हो गई। और एक बनता है इनवॉइस इशू हुआ हमारा टैक्स रेट चेंज होने के बाद, बट पेमेंट हमें रिसीव हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले। ठीक है, अब आइए समझते हैं। इवेंट 3 है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है। सप्लाई है, बिल्कुल है। इनवॉइस इशू हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। पेमेंट रिसीव हो रही है, हाँ जी पेमेंट भी रिसीव हो रही है। अब आइए सेम वही 3 इवेंट चेक करने हैं। सप्लाई हो रही है, हाँ भाई सप्लाई कब हो रही है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। मींस दोनों कंडीशंस के अंदर, ये दोनों क्लॉज के अंदर आपका जो सप्लाई है ये मेन फैक्टर है। सप्लाई जो है ये हमारा मेन फैक्टर है इसमें, ये डिसाइड करने का मेन फैक्टर है हमारा सप्लाई, ये डिसाइड करने का कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा और टैक्स रेट क्या लगेगा। दिस इज द मेन फैक्टर। तो सप्लाई हमारी कब हो रही है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। और यहाँ पे कब हो रही थी? टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो हमारे सबसे पहले सप्लाई ही देखनी है कि टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हो रही है कि टैक्स रेट चेंज होने से पहले हो रही है। यहाँ पे कब हो रही है? टैक्स रेट चेंज होने के बाद में सप्लाई हो रही है। ठीक है, आइए पहली कंडीशन, पेमेंट भी हमारे को रिसीव हुई आफ्टर। पेमेंट हमें कब मिल गई? टैक्स रेट चेंज होने के बाद। इनवॉइस हमने इशू कर दिया टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो यहां पे जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी, टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी बनेगी? सप्लाई हुई टैक्स रेट चेंज होने के बाद, पेमेंट भी होगी टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। टैक्स रेट क्या लगेगा? टैक्स रेट क्या लगेगा? न्यू वाला, क्योंकि दोनों के दोनों बाद में ही हो रहे हैं। टैक्स रेट चेंज हुआ उसके बाद में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, नया वाला टैक्स रेट लगा दो। दूसरा, इनवॉइस इशू हो रहा है और पेमेंट भी रिसीव हो रही है टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट सप्लाई टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हुई। कंडीशन 3 में से 2 इवेंट, इनवॉइस भी इशू हो गया, पेमेंट भी रिसीव हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले। टैक्स रेट चेंज होने से पहले 2 इवेंट पहले हो गए ना, तो क्या आएगा? टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट डेट, और पेमेंट रिसीव डेट। टैक्स रेट, टैक्स रेट क्या लगेगा इसमें? दोनों के दोनों इवेंट पहले ही हो रहे हैं टैक्स रेट चेंज होने से पहले, तो टैक्स रेट भी कौन सा लगेगा? ओल्ड वाला, ओल्ड वाला। टैक्स रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड। ठीक है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से या सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से। इनवॉइस इशूड आफ्टर चेंज ऑफ टैक्स रेट, पेमेंट रिसीव बिफोर चेंज ऑफ टैक्स रेट। पेमेंट पहले मिल गई, इनवॉइस बाद में इशू हुआ। सप्लाई बाद में हुई, तो 2 कंडीशन बाद में हुई, तो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या बनेगा इस केस में? 2 इवेंट बाद में घटित हुआ, टैक्स रेट लगेगा न्यू वाला, टैक्स रेट न्यू वाला। यहां तो कोई डाउट? दोनों कंडीशंस क्लियर हैं, इवेंट्स क्लियर हैं। अब क्या टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो क्लियर है। 3 इवेंट में से 2 देखो, मेजोरिटी चेक करो, तीनों इवेंट में से मेजोरिटी कब घटित हो रही है, उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगी आपकी और टैक्स रेट डिसाइड होगा। और दोस्तों प्रोवाइजो पढ़ाने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बार बार बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या दे रखी है? एक्सप्लेनेशन में वो बोलता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट इज द डेट। कौन सी डेट होगी? या तो वो सप्लायर की बुक्स में एंट्री हो गई हो, एंटर इन द बुक्स ऑफ द सप्लायर, और द डेट ऑफ द पेमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। मींस या तो सप्लायर में, जो सप्लायर है जो गुड्स का, उसने अपनी बुक्स के अंदर पेमेंट की, पेमेंट रिसीव की एंट्री कर ली हो, या फिर उसका बैंक अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हो गई है। उन दोनों में से जो डेट पहले हो जाएगी। एग्जांपल के लिए बुक में एंट्री हो गई 3/4/2026 को, बैंक में एंट्री आ गई 4/4/2026 को,
तो यहाँ पे जो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी वो मानी जाएगी 3/4/2026। ठीक है, वहां पे डेट क्या मानी जाएगी 3/4/2026। एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, वैसे मैंने पीछे भी वीडियो में एग्जाम्पल दिया, मैं आपको फिर दे देता हूं। एनईएफटी के केस में या आरटीजीएस के केस में मान लीजिए पार्टी ने पेमेंट आरटीजीएस के थ्रू करी। ठीक है, आरटीजीएस के थ्रू जब पेमेंट करी, वो पेमेंट उस पार्टी के पास में जो सप्लायर है उसके पास में अकाउंट में क्रेडिट हो गई 3 तारीख को। अकाउंट में क्रेडिट हो गई 3 तारीख को, बट शाम का टाइम था, शाम में उसके पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुई। पार्टी को अगले दिन पता चला 4 तारीख को, पार्टी ने क्या करा 4 तारीख को अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। तो यहाँ पे डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कौन सी बनेगी 3 तारीख। हमने क्या बोला एक्सप्लेनेशन के अंदर, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट कब बनेगी, एंट्री क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर और एंट्री एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। आरटीजीएस के केस में ऐसा हो सकता है। चेक के केस में अब तो रिसेंटली नहीं होता क्योंकि चेक सेम डे क्लियर हो जाता, बट पहले जब 3 दिन का टाइम लगता था चेक में, तो मान लीजिए चेक पार्टी को मिल गया, सप्लायर को मिल गया 3 तारीख को, उसने बुक्स में एंट्री कर दी 3 तारीख को, विद इन 3 वर्किंग डेज चेक क्लियर होता था। इसके अंदर 3 वर्किंग डे उसने और ऐड करे तो ये हो गया 3 के बाद मान लीजिए 6 तारीख को एक चेक क्लियर हुआ, बैंक में क्रेडिट हुई चेक की पेमेंट 6 तारीख को। तो उस केस में जो डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट बनती है वो बनती है हमारी 3 तारीख, जब हमने बुक्स में एंट्री कर दी। तो यही बात उस एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बड़ा खतरनाक सा है और बच्चे अक्सर एग्जाम के अंदर इस प्रोवाइजो को भूल जाते हैं और यहीं पे वो गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं गलत। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों से भी गलती होती है, कई बार हम लोगों से भी ये चीजें मिस हो जाती हैं और बाई चांस जब केस लगता है और जब वो डिमांड निकल के आती है तब हम इस चीज को पढ़ने के लिए जाते हैं और तब हमें पता चलता है यार ये प्रोवाइजो भी था जहां हमने गलती कर दी जिसकी वजह से हमारी डिमांड आ गई। इस प्रोवाइजो को थोड़ा ध्यान से समझना और फिर हम इसको इन केसेस के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि कहां पे ये फिट बैठता है। ठीक है, प्रोवाइजो ये बोलता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, प्रोवाइजो ये बोलता है कि डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट जो मानी जाएगी वो एक्चुअल डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में जिस डेट पे एक्चुअली क्रेडिट हो गई वही डेट मानी जाएगी। हम बुक की डेट और द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं मानेंगे। किस केस में, इफ यदि उसने बोला डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन बैंक अकाउंट, हम एक्चुअल डेट मानेंगे जब क्रेडिट हुआ बैंक में। यदि हम कौन सी डेट नहीं मानेंगे, बुक्स एंट्री की डेट और द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर हम नहीं मानेंगे। यदि सच पेमेंट, यदि वह पेमेंट इज क्रेडिट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेट। मींस जब जिस डेट पे आपका टैक्स रेट चेंज हुआ उस डेट से अगर 4 दिन के अंदर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती और 5वें दिन वो पेमेंट क्रेडिट होती है, तो हम जो 5वें दिन जिस डेट पे वो पेमेंट क्रेडिट हुई है वो हम डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे और हम उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे और हम नया टैक्स रेट जो लगेगा ओल्ड या न्यू वो हम उसके हिसाब से लगाएंगे। समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को। प्रोवाइजो ये बोलता है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हम एक्चुअल डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट मानेंगे यदि इफ द पेमेंट हैज बीन क्रेडिटेड आफ्टर द 4 वर्किंग डेज, मींस 4 वर्किंग डे के बाद में अगर वो पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। फ्रॉम किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेट, जब टैक्स रेट आपका चेंज हो गया उस डेट से 4 दिन के बाद में, 4 वर्किंग डेज के बाद में। उसने बिजनेस डेज नहीं बोला, उसने वर्किंग डेज की बात करी है, वीक डेज नहीं बोल रहा, वर्किंग डेज बोल रहा है। वर्किंग डेज मींस अगर बीच में सैटरडे संडे जो सेकंड सैटरडे या संडे आ जाता है वो काउंट नहीं होता वर्किंग डेज के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 4 वर्किंग डेज के बाद में अगर वो क्रेडिट होती है टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, तो हम एक्चुअल क्रेडिट डेट मानेंगे जब बैंक में पेमेंट क्रेडिट हुई है। हम अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग नहीं मानेंगे कि बैंक में अकाउंट मतलब बैंक में क्रेडिट हुई है या फिर बुक में एंट्री हुई है, विच एवर इज अर्लियर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, हम इस डेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये प्रोवाइजो है, ये थोड़ा खतरनाक सा है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये प्रोवाइजो गड़बड़ करवा देता है क्वेश्चंस के अंदर, या हम लोग प्रोफेशनल्स भी कई बार गलती कर जाते हैं। अब आइए ये
कहां कहां इफेक्ट डालेगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे कंडीशन वो देखिए जहां पे पेमेंट रिसीव हो रही है टैक्स रेट चेंज होने से पहले, ठीक है। टैक्स रेट चेंज होने से पहले पहला 1 2 एंड 3, 3 केस ऐसे हैं जहां पे पेमेंट हमारे को टैक्स रेट चेंज होने से पहले रिसीव हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। हम चलेंगे पहले थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, थर्ड वाले पे, इस वाले पेमेंट रिसीव प्रायर एंड इनवॉइस इशूड आफ्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला पेमेंट हमारे को टैक्स रेट चेंज होने से पहले मिल गई और इनवॉइस बाद में इशू हुआ और ये सप्लाई भी हमारी टैक्स रेट चेंज होने से पहले हो गई थी। मैंने बोला टाइम ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी वो डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे और टैक्स रेट लगेगा ओल्ड, टैक्स रेट लगेगा ओल्ड, ठीक। अब इसको समझिएगा ध्यान से, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। समझिएगा, बैंक बुक एंट्री हुई, बुक एंट्री हमारी हुई 5/4/2026 को, बुक एंट्री हुई 5/4/2026 को, ठीक है। टैक्स रेट चेंज हो गया हमारा 6/4/2026 को, ठीक है। और पेमेंट हमारी इसमें 4 दिन हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो 6 7 8 9 9 तारीख बनती है और हमारी पेमेंट क्रेडिट हुई, पेमेंट क्रेडिट हुई कब, एग्जाम्पल के लिए 10/4/2026 को, ठीक है। बुक में एंट्री हुई 5/4/2026, टैक्स रेट चेंज हो गया 6/4/2026, पेमेंट बैंक में क्रेडिट हुई 10/4/2026 को। एक्सप्लेनेशन बोलती है डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और द पेमेंट क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक। बट प्रोवाइजो बोलता है कि डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट इज एक्चुअल डेट इफ द सच पेमेंट इज क्रेडिट आफ्टर द 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स रेट, ठीक। टैक्स रेट चेंज हो गया हमारा 6 तारीख को, 6 तारीख से आप 4 वर्किंग डेज काउंट करेंगे तो 6 तारीख काउंट होगी क्योंकि चेंज होगा 6 तारीख से, आफ्टर नहीं बोला उसने, डेट आफ्टर 4 वर्किंग फ्रॉम द डेट, आफ्टर द डेट नहीं बोला उसने, उसने जो बोला हुआ है उसने क्या बोला, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि वो फ्रॉम बोल रहा है कि आफ्टर बोल रहा है, फ्रॉम द डेट, फ्रॉम का मतलब होगा उस डेट से। 6 तारीख से 4 दिन काउंट कीजिए वर्किंग डेज, हम मान के चल रहे हैं वो वर्किंग डेज ही का ही वीक है, मंडे से ये शुरू होता है 6 तारीख, 6 7 8 9 यानी कि पेमेंट आपकी क्रेडिट हो जानी चाहिए थी 9 तारीख तक। अगर 9 तारीख तक पेमेंट क्रेडिट हो जाती तो हमारा एक्सप्लेनेशन वाली बात ठीक थी, हम बुक ऑफ एंट्री को डेट ऑफ क्रेडिट मान लेते और हमारा यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई जो मानी जाती वो टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट ऑफ पेमेंट थी और टैक्स रेट लगता ओल्ड, ठीक। बट पेमेंट क्रेडिट हुई हमारी 10 तारीख को, पेमेंट क्रेडिट हुई हमारी 10 तारीख को, कितने दिन बाद हुई, 6 7 8 9 10, पांचवें दिन, पांचवें दिन पेमेंट क्रेडिट हुई टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, ठीक। अब क्योंकि टैक्स रेट चेंज होने के बाद में पांचवें दिन पेमेंट क्रेडिट हुई तो हम डेट ऑफ क्रेडिट क्या मान लेंगे, जब पेमेंट क्रेडिट हुई यानी कि 10 तारीख। अब इवेंट पे जाइएगा, सप्लाई कब हुई, टैक्स रेट चेंज होने से पहले, इनवॉइस कब इशू हुआ, टैक्स रेट चेंज होने के बाद, पेमेंट कब कंसीडर करी जा रही है, पेमेंट की डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट कब कंसीडर की जा रही है, कब कंसीडर की जा रही है, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में। तो यहां पर इस केस में जब ये 10/4 बनी तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगी यहाँ पे, ये जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी ये मैं काट के लिख रहा हूं, पीछे मैंने समझा दिया है,
ये काट दिया मैंने। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी अर्लियर वाली। अब यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी वो बनेगी अर्लियर, अर्लियर ऑफ इनवॉइस डेट और पेमेंट रिसीव डेट। ठीक, डेट। ठीक, इनवॉइस कब इशू हुआ या पेमेंट कब रिसीव हुआ, विच एवर इज अर्लियर। जैसे ये चेंज हो गया हमारा, ठीक है ना। और टैक्स रेट भी यहां पे अब चेंज होकर के कौन सा हो जाएगा? न्यू। समझ में आया? ये खेला है इसके अंदर, ये खेला है, ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है इसके अंदर सबसे बड़ा। ये क्वेश्चंस अगर ऐसे इस टाइप का पूछ लेना एग्जाम में तो आप वहीं पे मार खा जाएंगे और वहीं आप गलती कर देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि आप चलेंगे इस इवेंट के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से बोलेंगे भाई पेमेंट तो पहले आ गई, और वो बोलता है एक्सप्लेनेशन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। हमने उठाया डेट ऑफ पेमेंट, टैक्स रेट ओल्ड वाला, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। हम सोच रहे थे पूरे मार्क्स मिलेंगे और वहां पे गड़बड़ क्या कर दिया आपने? पेमेंट क्रेडिट चेक नहीं किया कि पेमेंट क्रेडिट 4 वर्किंग डेज में है कि 5 वर्किंग डेज में। जैसे ये 5 वर्किंग डेज हुए पूरा का पूरा खेल बदल गया। और ये जो पूरा खेल कहां चला गया? ये चला गया आपका इस पहले वाले पार्ट। ये पूरा का पूरा खेल चेंज होते ही पहले वाले पार्ट में चला गया। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन के साथ में विद एग्जांपल। अब आइए यहां पर, यहां पे कहां था? ये रहा, इनवॉइस और पेमेंट रिसीव बिफोर। इनवॉइस भी इशू हो गया पहले, पेमेंट भी रिसीव हो गई पहले। हमने बात वही सेम में चल रहा हूं, यहां से सेम चल रहा हूं मैं ये वाला कंसेप्ट लेकर के। ठीक है, बुक एंट्री 5 तारीख को हो गई, टैक्स रेट चेंज हुआ 6 तारीख को, पेमेंट क्रेडिट हुई 10 तारीख को। अब जैसे ही पेमेंट 10 तारीख को क्रेडिट हुई, सेम 5 दिन बाद क्रेडिट हुआ, तो यहां पर ये वाला जो केस है, ये पेमेंट रिसीव की जगह पे कहां हो जाएगी? आफ्टर वाले में चला जाएगा। तो ये कौन से वाले में रिसीव के बाद में कहां जाएगा? ये पेमेंट रिसीव। तो ये कंडीशन आपकी फॉल करेगी इस वाले के अंदर, ये कंडीशन फॉल कर जाएगी इसमें। जैसे ही आपका प्रोवाइजो लग गया, प्रोवाइजो अप्लाई, जैसे ही प्रोवाइजो लगा और वैसा ही प्रोवाइजो लगते ही ये कंडीशन आपकी जो इनवॉइस इशू एंड पेमेंट रिसीव बिफोर वाली सीधा शिफ्ट होकर के ऊपर चली गई। पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर, इनवॉइस इशू बिफोर, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, टैक्स रेट न्यू, टैक्स रेट न्यू। यानी कि यहां पे भी फिर वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा न्यू और ये हो जाएगा सारा का सारा कट के टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी आपकी डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, कंडीशन मैंने यही रखी है सेम। बुक एंट्री हमारी 5 तारीख को थी, टैक्स रेट 6 तारीख को चेंज हो गया और पेमेंट क्रेडिट हुई 10 तारीख को। मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हमारी पेमेंट जो है वो विद इन 4 वर्किंग डेज नहीं आई, 5वें वर्किंग डेज के अंदर आई। तो हम सीधा पहली वाली कंडीशन में शिफ्ट कर जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट? उसके बाद में अगला वो बोला इनवॉइस इशू आफ्टर, पेमेंट रिसीव बिफोर। इनवॉइस हमारा बाद में इशू हुआ, पेमेंट हमारी पहले रिसीव हो गई। सेम कंडीशन है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे अब वो हो भी जाता है, ये वाला कंडीशन आ भी जाएगा, तो पेमेंट अगर बाद में होगी तो वो जो हमारा यहाँ पे आएगा ये वही हमारा चला जाएगा यहाँ पे। जैसे ही हमारा यहाँ पे प्रोवाइजो अप्लाई हुआ, प्रोवाइजो अप्लाई हुआ, जैसे ही प्रोवाइजो अप्लाई होगा इस केस के अंदर, इनवॉइस इशू आफ्टर एंड पेमेंट रिसीव बिफोर, यानी कि हम पेमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। पेमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर वो प्रोवाइजो अप्लाई हो जाता है, मीन पेमेंट हमारे को 4 वर्किंग डेज के बाद में मिलती है, तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस लिखा है, ये हमारा जो चेंज होकर के ये क्या बन जाएगा? अर्लियर, अर्लियर ऑफ इनवॉइस इशू, अर्लियर ऑफ इनवॉइस इशू और पेमेंट रिसीव्ड एंड टैक्स रेट। टैक्स रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टैक्स रेट लगेगा आपका न्यू वाला, टैक्स रेट लगेगा न्यू। मींस जैसे यहाँ पे इस केस में भी प्रोवाइजो अप्लाई हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी चेंज हो जाएगी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ना होकर के फिर हमारे को अर्लियर डेट देखनी है। समझ में आया? ये प्रोवाइजो समझ में आ गया, ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोगों को, तो आपको मैंने बोल रखा है कि आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कोई भी इशू अगर इस तरीके का आपको आता है।
ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसको अगर बाई चांस कहीं डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा, कहीं आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि भाई ये कैसे हुआ, या आपके पास में कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी ऐसी है, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दे दूंगा। उसको केस स्टडी को मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपको वीडियो बना करके एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको। ठीक है, अब मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था इसके अंदर कि भाई मैं जब आपको ये समरी समझा दूंगा, ये सेक्शन समझा दूंगा पूरा का पूरा, मैं एक बार आपको बेयर एक्ट भी रीड करवा दूंगा कि बेयर एक्ट हमारा क्या बात करता है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बेयर एक्ट एक बार बताता हूं कि बेयर एक्ट हमारा क्या बोलता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वो दिख रहा होगा, अभी मैं चालू कर देता हूं बेयर एक्ट। वो दिख रहा होगा बेयर एक्ट आप लोगों को, है ना? हाँ दिख रहा है, वैसे तो बढ़िया दिख रहा है। आ जाते हैं दोस्तों अब हम लोग बेयर एक्ट पे। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट। हाँ दोस्तों, बेयर एक्ट। अब मैं बस सिर्फ सिंपल रीडिंग कर रहा हूँ, बता मैं पूरा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं एक बार बस दिखा भी दूंगा कि हाँ मैंने जो बताया वो इसमें भी लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 14 ऑफ चेंज इन टैक्स रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सप्लाई मतलब गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है, उसके लिए अगर जब टैक्स रेट चेंज हो जाता है उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई और टैक्स रेट क्या लगेगा, वो हमारा सेक्शन 14 बात करता है इसकी। सेक्शन 1 की जो मैं बता रहा था, जो कि मैंने पहले बताया, मैंने नॉट विथ स्टैंडिंग, मैंने आपको ट्रेन कर रहा था तभी बताया था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 एंड 13 द टाइम ऑफ सप्लाई मींस सेक्शन 12 या 13 में क्या लिखा हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई shall be decided, डिसाइड होगी कैसे, वेयर देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, यानी गुड्स या सर्विस या बोथ दोनों के केस में अगर हमारा टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी शैल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे निकाली जाएगी उसके लिए उसने नीचे मैनर बताए हुए हैं, मतलब 12-13 कंसीडर नहीं होगा, हमारे सेक्शन 14 के हिसाब से निकलेगा जब हमारा टैक्स रेट चेंज होता है। पहला जो मैंने इसमें ऊपर लिखा हुआ सबसे ऊपर टॉप पे, इन केस द गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन टैक्स रेट, यानी कि टैक्स रेट चेंज होने से पहले यदि गुड्स या सर्विस की सप्लाई हमारी हो जाती है, मींस गुड डिलीवर हो गए, सप्लाई और सर्विस हमारी कंप्लीट हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले, तो उस केस में हमारे पास में 3 कंडीशन दी हुई है। 3 कंडीशन है। पहली क्या है, वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड एंड द पेमेंट इज आल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट। मीन इनवॉइस इशू हुआ और पेमेंट भी रिसीव हुई, लेकिन टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हुए दोनों इवेंट, तो वही 3 इवेंट आपको कंसीडर करना है, सप्लाई, इनवॉइस इशू और पेमेंट। 2 इवेंट आपको देखने, मेजॉरिटी इवेंट कौन से पीरियड में घटित हुए, वही आप में उसमें से डिसाइड होगा टाइम ऑफ सप्लाई। देन द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट और द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। तो उस केस में पेमेंट कब रिसीव हुई या फिर इनवॉइस कब इशू हुआ, उन दोनों में जो भी इवेंट पहले घटित हो गया उसको ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन में बोला वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन द टैक्स रेट। इनवॉइस आपका इशू हो गया टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है वो आफ्टर द चेंज इन द टैक्स रेट। इनवॉइस आपका पहले इशू हो गया लेकिन पेमेंट आपको टैक्स रेट चेंज होने के बाद में मिली है, तो उस केस में आपको वही सेम 2 कंडीशन देखनी है। मेजॉरिटी कंडीशन कब हो गई, सप्लाई होगी टैक्स रेट चेंज होने से पहले, इनवॉइस इशू हो गया टैक्स रेट चेंज होने से पहले, बट पेमेंट आपको बाद में मिली है, कोई बात नहीं। जो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी मानी जाएगी शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन थी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, टैक्स रेट लगेगा ओल्ड। ठीक, इसके अलावा यदि पेमेंट हमारे को पहले मिल जाती है, वेयर द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन टैक्स रेट चेंज होने से पहले अगर हमारे को पेमेंट रिसीव हो जाए, बट द इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट, लेकिन इनवॉइस जो हमारा टैक्स रेट चेंज होने के बाद में अगर हमारा इशू होता है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो माना जाएगा वो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मान ली जाएगी, यानी कि थर्ड वाली कंडीशन, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, टैक्स रेट ओल्ड वाला लगेगा। ठीक, ज्यादा क्लियर है। उसके बाद में बी कंडीशन है। बी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इन केस द गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में आपकी गुड्स या तो सप्लाई हुई है, उसकी डिलीवरी हुई है, या फिर सर्विस कंप्लीट हुई है टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा वो हमारा इसमें बताता है। तो पहला वो बोला है कि वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द टैक्स रेट, मींस पेमेंट जो आपको रिसीव हुई है वो टैक्स रेट चेंज होने के बाद में मिली, बट द इनवॉइस हैज बीन इश्यूड प्रायर टू द चेंज इन द टैक्स रेट, लेकिन इनवॉइस पहले इशू हो गया टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो 2 इवेंट कब घटित हुआ, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में, सप्लाई
और पेमेंट रिसीव, देन इन दैट केस द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट। तो उसके तो जो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो पेमेंट की रिसीव डेट मानी जाएगी। और सबकी जगह पे और लिखा हुआ है हर कंडीशन के अंदर, तो और का मतलब कोई एक ही कंडीशन आपको चेक करनी है। Where the invoice has been issued and payment is received before the change in tax rate, means invoice भी issue हो गया और पेमेंट भी रिसीव हो गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो है shall be the date of receipt of payment or the date of issue invoice whichever is earlier। तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी वो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब जब आपको पेमेंट रिसीव हुई वो, या फिर इनवॉइस इशू हुआ वो, whichever is earlier, दोनों में से जो अर्लियर कंडीशन होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। ठीक। थर्ड कंडीशन है वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन टैक्स रेट, मींस इनवॉइस आपने टैक्स रेट चेंज होने के बाद में इशू किया, पेमेंट आपने पहले चेंज दे दी, पेमेंट रिसीव बिफोर द चेंज इन द टैक्स रेट। तो उस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मींस दो कंडीशन कौन सी, सप्लाई हमारी बाद में हुई, इनवॉइस हमारा बाद में इशू हुआ, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो बनेगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। देन उसके बाद में प्रोवाइडेड प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या कह रहा है, द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है वो क्रेडिट जब बैंक में हुआ वो डेट ऑफ क्रेडिट मानी जाएगी जब आपकी बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गई। वो क्रेडिट डेट क्या है, यदि इफ, मैं बार बार बोल रहा था ना, इफ यानी कि वो कंडीशन हो रही है, कंडीशन है उसमें, यदि सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज, मीन 4 वर्किंग डे बीत जाने के बाद में अगर वो पेमेंट क्रेडिट हो रही है, तो जब एक्चुअल पेमेंट क्रेडिट हुई है आपकी बैंक अकाउंट में, वो डेट हम आपकी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द टैक्स रेट। जब टैक्स रेट हमारा चेंज हुआ उसके बाद से 4 वर्किंग डे के अंदर अगर पेमेंट आ गई तो ठीक है, अगर 4 वर्किंग डे के बाद में अगर पेमेंट आती है तो उस केस में जब आपकी एक्चुअल क्रेडिट हुई है पेमेंट, वो डेट हम आपकी मान के चलेंगे कि आपकी डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है। जिसके लिए मैंने आपको कंडीशन जो करवाई है वो, एक मैंने सब क्लॉज ए का थर्ड पॉइंट करवाया है, सब क्लॉज बी का सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करवाया है, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट करवाया है। क्या तक क्लियर है? उसके बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए वही सेम लिखा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द सप्लाई, यानी सप्लायर की बुक्स ऑफ अकाउंट में कब एंट्री हुई है वो, और या फिर डेट जब हमारी क्रेडिट हुई है बैंक अकाउंट में वो, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, विच एवर इज अर्लियर। तो ये दोस्तों हमारा सेक्शन था, हमारा सेक्शन नंबर 14, क्योंकि मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया है। इसका बेयर एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्रोवाइजो से रिलेटेड मैंने आपको कंडीशन बता दी है, प्रोवाइजो से रिलेटेड जो कंडीशंस मैंने आपको करवाई हैं वो सब क्लॉज ए का पॉइंट नंबर 3 है, सब क्लॉज ए का पॉइंट नंबर 3 है, ये प्रोवाइजो से रिलेटेड है, प्रोवाइजो। सब क्लॉज बी का पॉइंट नंबर 2 ये प्रोवाइजो वाला केस बन सकता है, और सब क्लॉज बी का पॉइंट नंबर 3 ये भी हमारा प्रोवाइजो वाला क्लॉज बन सकता है, इसमें प्रोवाइजो डाल करके क्वेश्चन जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा हमारा डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई भी चेंज हो सकता है और टैक्स रेट भी चेंज हो जाएगा उस केस। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बनाई थी। ये मेरा था सेक्शन नंबर 14 ऑफ CGST एक्ट 2017। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, मेरी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई केस स्टडी है या आप कहीं प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है किसी पॉइंट के अंदर, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपको जीएसटी के अंदर किसी भी सेक्शन के अंदर कोई डाउट है अदर देन जो मैंने कवर करवा दिया, उसके अलावा भी अगर कहीं कोई डाउट आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर वैसे शेयर कर दिया था, मैं फिर से एक बार आपको नंबर अपना शेयर कर देता हूं। आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, मेल डाल के भी मेरे से आप अपनी क्वेरी डाउट जो है आपको पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9555160601। मेरा नाम है सीए दिनेश, ठीक है। और मेरी मेल आईडी में कहा मेंशन करूं, यहां मेंशन कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ca.dinesh27@gmail.com। और मेरा इंस्टा पेज है ca._dinesh। अब वहां पर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है।
मैं आपका डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जो बच्चे इंटरमीडिएट या फाइनल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, ताकि अगर उनको भी कहीं जीएसटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरी वीडियोस को देख करके आसानी से समझ सके। मैं सीए दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।